नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001635 के अलावा आप 02223001634 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, चेयरमैन श्री रेणुका शुगर्स के, बीबी मेहता हैं, ईडी हैं एससीए के, जीपी शर्मा हैं स्काईमेट के, रवि दियोरा हैं कुंवर जी के और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की खास चर्चा में। और बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि सरकार चीनी एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ा सकती है। जी हाँ, इसको लेकर खबर ये आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि एक लिमिट तय हो सकती है चीनी एक्सपोर्ट की, और जो अभी सोर्सेज बता रहे हैं कि 10 मिलियन टन यानी 1 करोड़ टन की लिमिट सरकार चीनी एक्सपोर्ट की तय कर सकती है, ताकि घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई पर्याप्त तरीके से बनी रहे। ये खबर आ रही है। क्या इसकी इस वक्त जरूरत है, क्या सिचुएशन है डिमांड सप्लाई का, इस पर डिटेल में बात करने के लिए अतुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन श्री रेणुका शुगर्स के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब ये खबर आई तो उसके बाद सर आपसे संपर्क करने की कोशिश हमने की, बहुत देर तक आपसे बात नहीं हो पाई। मुझे लगा इस खबर पे आप कुछ और गहन मंथन कर रहे होंगे, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ और डिटेल या इनसाइड इनपुट दे पाएंगे हमें। बताएं सर क्या हो रहा है ये। नहीं, एक्चुअली जब आप लोगों के यहाँ से फोन आ रहे थे ना, हम लोगों की बोर्ड मीटिंग चल रही थी रेणुका की। अच्छा, इसलिए मैं कॉल नहीं ले पा रहा था। तो बोर्ड मीटिंग में सर इस पर चर्चा हुई क्या? कुछ तेल की जगह मेरे से शुगर की बात पूछ रहे हैं। नहीं, बोर्ड मीटिंग में सर इस मसले पर कुछ बातचीत, आज के मसले पर? नहीं, ये क्योंकि हम लोगों के लिए ये नॉन इवेंट थी। अच्छा जी। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली नॉन इवेंट है। अभी तक हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट हुआ है ना शुगर, वो रफली ओनली अबाउट 7.2 to 7.25 मिलियन टन है। अच्छा, 72 लाख टन के आसपास। और जो गवर्नमेंट से हम लोगों की जो बात भी हुई थी, अभी यहाँ पे सेक्रेटरी आए हुए थे और जॉइंट सेक्रेटरी भी थे, तो उन लोगों का कहना था कि 10 मिलियन टन तक या 100 लाख टन तक का उनको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। और अभी जो ये डीजीएफटी की बातें आ रही हैं, वो केवल ये आ रही हैं कि गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी। और उसका कारण बड़ा सिंपली ये है कि अभी दूध का जला जो होता है ना, वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही सर। हाँ, सही बात। क्योंकि गेहूं के अंदर अभी जो कंफ्यूजन हुए और उसे एब्रप्ट डिसीजन लेने पड़े, तो गवर्नमेंट का आइडिया ये है कि थोड़ा इसको अगर रेगुलेट करेंगे और इसके ऊपर नजर रखेंगे तो तकलीफें नहीं आनी चाहिए। पर मेरा एक के साथ ये कहना है कि गवर्नमेंट को अगर ये डर लग रहा है कि डोमेस्टिक के प्राइसेस तेज हो जाएंगे, तो मेरा तो मानना ये है कि ये शक और ये जो शुबा है ये बेबुनियाद है। अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान में इस साल चीनी जो है, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि 36 मिलियन टन पैदा होगी। अच्छा। तो अपने पास जो अभी गवर्नमेंट सोचती है कि 6 मिलियन टन का उनके पास क्लोजिंग स्टॉक रहना चाहिए अक्टूबर में, मैं नहीं समझता उसमें कोई तकलीफ है। और मेरे लिए तो ये एक्चुअली नॉन इवेंट है ये। अच्छा, तो सर ये बताइए सर, आप कह रहे हैं कि ये नॉन इवेंट है, और नॉन इवेंट पे सर 6 से 7% शुगर स्टॉक टूट गया आज इस खबर के आने के बाद, तो इवेंट पे फिर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। नहीं, ये भगवान जाने, क्योंकि लोगों को आधी समझ में आया होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा। और उसके कारण ये रिएक्शंस आए। अब देखिए, जितना पहले बाजार डूबा था, जब धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन आए ना, तब वो वापस भी बाउंस बैक भी कर गया बाजार, शुगर स्टॉक्स। ठीक बात है। अच्छा, एक बात सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि अभी मैं नहीं समझता कि अभी एक्सपोर्ट में कोई तकलीफें आएंगी। अच्छा, नहीं मतलब क्या ऐसा अंदेशा तो नहीं था सरकार को कि कहीं 10 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट का प्राइस अच्छा मिल रहा है, इस आशंका को देखते हुए ये बात तो नहीं हो रही है? सर सुन पा रहे हैं आप?
नहीं, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नमेंट को ये शक था कि हो सकता है, गवर्नमेंट को ये शक था कि हो सकता है कि 10 मिलियन से कहीं ज्यादा ना चला जाए। तो मेरा एक ये कहना है कि गवर्नमेंट को ये जो शक है ना, ये भी इसमें ज्यादा कोई दम नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जो पोर्ट्स है ना, वहाँ पे क्या क्लॉगिंग हो रखी है, वीट की बुरा हाल है। तो आज की तारीख में जहाज को लोड करना चीनी का वही एक बहुत बड़ा एफर्ट हो गया है। हम लोगों के खुद के 4-5 जहाज खड़े हुए हैं पिछले 1 महीने से। अच्छा। और ये जैसे बरसात चालू होगी ना, तो ये तकलीफें और बढ़ने वाली हैं। अच्छा। मैं नहीं समझता कि 9-9.5 मिलियन टन से कोई ज्यादा हिंदुस्तान से कर पाएगा चीनी जा पाए। ठीक बात है। इतना भी जाएगा तो बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा होगा, बड़ा एफर्ट होगा इंडस्ट्री का। हाँ, यही बात हमने अभी आज के अपने 3:30 बजे के शो में हमने शक्ति शुगर के एमडी से बात की। एग्जैक्टली यही बात कही जो बात आप कह रहे हैं कि 9 मिलियन टन भी अगर एक्सपोर्ट हो जाए तो ये बहुत अच्छा एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो ये मार्केट ने आज एक पैनिक रिएक्शन दिखाया। आखिरी सवाल सर आपसे ये कि अभी हमारी डिमांड सप्लाई का सिचुएशन कैसा है, और क्या डिमांड के मुकाबले सप्लाई हमारे यहाँ ठीक है? डोमेस्टिक मार्केट में क्या प्राइस अभी बढ़ने वाले हैं या नहीं बढ़ने वाले? देखिए, हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक खपत है वो 27 से 27.5 मिलियन टन के बीच में है, और हम लोगों ने साल चालू किया था 8.5 मिलियन टन से। 36 का प्रोडक्शन हो गया। ये 36 का प्रोडक्शन में 3.5 मिलियन टन जो एथेनॉल में डाइवर्ट किया, उसके बाद बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 44.5। और अगर मान लीजिए 9 निकल जाएगा इसमें से, तो अभी अपने पास इतना चीनी रहेगी कि कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा। अच्छा। और इसे अपने डोमेस्टिक के जो प्राइजेस हैं, आप देखिए आज की तारीख में चीनी बेचना एक चैलेंज हो गया है। तेजी मंदी की तो बात छोड़िए। क्यों सर, शुगर लोग कम खा रहे हैं क्या? सब बाजार वहीं पड़े हुए हैं। सर, बेचना क्यों मुश्किल हो रहा है? लोगों ने चीनी खाना कम कर दिया है, डायबिटीज ना हो इस वजह से, या कोई और दिक्कत है? नहीं, मेजर दिक्कत ये है कि स्टॉक लेवल हिंदुस्तान में कोई कम नहीं है। अच्छा। तो वो दामों को बढ़ने नहीं दे रहे। स्टॉक लेवल एडिक्वेट है, और गवर्नमेंट को अगर डर लग रहा है तो मैं समझता हूँ उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आप लोग सरकार को भी भरोसा दे रहे हैं, मार्केट को भी भरोसा दे रहे हैं, और ये बात ठीक भी है कि डिमांड और सप्लाई के हालात बेहतर हैं, तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अभी चीनी को लेकर कोई दिक्कत है नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका, अतुल जी, जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मानसून को लेकर, बारिश को लेकर कि ताजा अपडेट क्या है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जीपी शर्मा साहब जुड़ रहे हैं स्काईमेट के। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल सर आपसे यही कि अभी प्री मानसून बारिश देश के कई इलाकों में हो रही है। आप जरा बताएं सर कि अगले 4-5 दिनों में देश के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बारिश हो सकती है? जी मृत्युंजय, प्री मानसून की बारिश तो लगभग सभी जगह हुई है, केवल आई थिंक गुजरात को छोड़ के। उत्तर भारत में बहुत कम बारिश और बहुत लेट बारिश जरूर हुई है, लेकिन जो पिछला स्पेल अभी हुआ, जो हमने 2 दिन का स्पेल देखा, 23-24 और 22-23 का, बहुत व्यापक रूप से वर्षा हुई लगभग सभी क्षेत्र। पंजाब, हरियाणा, माउंटेन्स की जो क्षेत्र है उसमें तो हुई है। इवन जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत जो क्षेत्र हैं, और वे केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है। आगे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी क्षेत्रों में, बंगाल के क्षेत्रों में भी तो प्री मानसून की वर्षा करीब सभी जगह हुई है। यस, कुछ कम जरूर हुई है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में और गुजरात में। वैसे भी प्री मानसून में ज्यादा बारिश नहीं होती, केवल वहाँ मानसून के आने के बाद ही बारिश होती है। दक्षिण भारत में अच्छा प्री मानसून हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में कई दिनों से बारिश चल रही है, वो तो बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है। तो लगभग प्री मानसून की अच्छी वर्षा होने के बाद अब तो इंतजार है जैसे मानसून का, वो भी बहुत जल्द ऐसी संकेत मिले हैं कि बहुत जल्द आ जाना चाहिए। कुछ ही दिनों की बात है, समय से पहले, और केरल तट से शुरू हो जाना चाहिए। जी मृत्युंजय, ये ताजा अपडेट बता रहे हैं कहां पर कब कितनी बारिश हो सकती है। एक बात सर आपसे और कि हीट वेव को लेकर अब कोई आशंका तो नहीं है कहीं पर भी, या भी है?
तो अभी ऐसा कोई नहीं संकेत मिल रहे कि हीट वेव को। दरअसल मई का महीना जो है वो बहुत गर्म महीना होता है और 40 डिग्री का तापमान तो बहुत जगह होगा अभी भी। कल के दिन से ही आप देख सकेंगे उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात में, मैं तो कहूँगा इवन महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में, तेलंगाना में, इन क्षेत्रों में 40 डिग्री का तापमान जरूर रहेगा। हो सकता है ज्यादा भी हो। दिल्ली समेत अगले 3 दिनों के अंदर अंदर ही दोबारा से 40, 41, 42 का तापमान दोबारा होगा, लेकिन ये हीट वेव कंडीशन नहीं रहेगी। इन एनी केस अगले 3 दिन तक तो स्थिति बिल्कुल सामान्य और कोई हीट वेव का निशान कहीं भी नहीं रहेगा। केवल जो पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं लाइक बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी और इसमें कुछ तापमान जरूर बढ़ सकते हैं। अदरवाइज बाकी क्षेत्रों में ज्यादातर उससे हमें राहत मिली रहेगी। हाँ, 4-5 दिन के बाद एक बार फिर से तापमान जरूर बढ़ेंगे और हीट वेव अगर होगी तो मेरे ख्याल में अगले सप्ताह ही, और वो भी उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में और मध्य भारत के क्षेत्रों में, क्योंकि मानसून की यहाँ अराइवल लेट होता है, तो इसलिए इन क्षेत्रों में जरूर उसकी संभावना रहेगी। लेकिन बाकी क्षेत्रों में और इन एनी केस दक्षिण भारत में तो अब मानसून का इंतजार रहेगा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसमें कोई ऐसा चांस लग नहीं रहा। इवन पूर्वी भारत जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है वहाँ कोई संभावना नहीं है। हालांकि प्री मानसून की वर्षा वहाँ और होने की संभावना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका जुड़ने के लिए और मानसून पर ताजा अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरी आज की अहम खबर का, और तीसरी खबर यह है कि खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार कुछ और कदम उठा सकती है। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि एग्रीकल्चर सेस कम करने पर विचार हो रहा है सोया तेल और सूरजमुखी तेल पर, और इसे घटाने की बातचीत चल रही है। फिलहाल 5% का एग्री सेस है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बीबी मेहता जुड़ चुके हैं, ईडी हैं एससीए के। सर बहुत बहुत स्वागत है मेहता जी आपका। 5% अभी सेस है सर सूरजमुखी और सोया तेल पर, कितनी कटौती हो सकती है? क्या गुंजाइश आपको दिख रही है इसमें? उसमें ज्यादा गुंजाइश ही नहीं है और कम करने के बावजूद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो करना चाहिए पाम ऑयल पे करना चाहिए। तो क्या क्या ड्यूटी डिफरेंस बढ़ेगा तो यहाँ की लोकल रिफाइनिंग इंडस्ट्री को कुछ राहत मिलेगी। अच्छा। आज ज्यादा से ज्यादा आरबीडी ओलिन आ रहा है कि ड्यूटी डिफरेंस काफी कम है। अगर करना चाहते हैं तो 5% सीपीओ में कम करनी चाहिए अगर करना चाहते थे। अच्छा, सीपीओ में 5%। हमने एक सुझाव दिया था कि अभी जितनी शॉर्टेज है तो जैसे बाकी का तेल हो, जैसे कैनोला ऑयल है, राइसब्रान ऑयल है, पाम कर्नल ऑयल है, इसमें 35 + 10% में 38.5% की ड्यूटी है। उनको बाकी के तेलों के सोया, सन और पाम की लाइन पे लेके आए तो 30-40 हजार टन हर महीने आ सकता है एडिशनल क्वांटिटी। अभी कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो जरूरी वो है, अगर ये न्यूज जो आपका जो न्यूज है, हाँ। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेस में 5% में, और नॉर्मली अपना अनुभव भी ऐसा रहा है कि जब मार्केट इतनी तेज है उसमें ही पता नहीं चलेगा कि कम करने से क्या फायदा मिला क्या। और गवर्नमेंट का और जो एग्रीकल्चर सेस है उनकी जो आमदनी है वो एग्रीकल्चर के लिए है, तो एग्रीकल्चर और जो फंडिंग उसके लिए है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, तो भी इनकम कम होगी उसमें। अच्छा, तो सर आपने कहा कि पाम पे कम करना चाहिए ना कि सेस घटाना चाहिए। इससे कोई अगर घटाना चाहते तो पाम में घटाना चाहिए। हाँ। जो ड्यूटी डिफरेंस बढ़ेगा तो लोकल रिफाइनरी को जो अभी डिस्पैरिटी में चल रही है, इतना आरबीडी ओलिन आ रहा है। अच्छा, तो उसकी जगह पे जो आज डिफरेंस है 8.25% का, वो 13%, 14% हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, रिलीफ मिल जाएगी। आज क्या हो रहा है कि जो इंडोनेशिया में हाईएस्ट ड्यूटी 575 सीपीओ पे है, 407 आरबीडी ओलिन है, तो कम से कम $170 का डिफरेंस है। उसके वजह से वहाँ का एक्सपोर्ट डिस्काउंट कर रहे हैं। डिस्काउंट करके सस्ता में बेच रहा है, उसके वजह से सीपीओ की जगह ज्यादा आरबीडी ओलिन आ रहा है, और उसके वजह से लोकल रिफाइनरी को तकलीफ हो रही है। और अच्छा। आप सीपीओ की ड्यूटी कम करेंगे तो वो भी फायदा है, या लोकल में थोड़ा पाम सस्ता होगा। ठीक है,
अच्छा एक बार सर, और ठीक है, मान लीजिए ड्यूटी की बात तो अपनी जगह है, लेकिन आप जरा बताएं कि इंडोनेशिया का बैन हट गया है, लेकिन वहां पर डीएमओ की बात हो रही है, डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ाने पर जोर रहेगा, एक्सपोर्टर के लिए मैंडेटरी होगा कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आप वहां पर बेचें फिर एक्सपोर्ट करें, डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन जिसे कहा जाता है। तो अब इन तमाम वजहों को देखते हुए ड्यूटी की बात अलग रखकर देखें तो कीमतों में क्या उम्मीद कर रहे हैं अभी हम, दाम कम होंगे? नहीं, डीएमओ का जो ऑब्लिगेशन है वहाँ के एक्सपोर्ट में बोला गया है कि पहले आप डीएमओ का ऑब्लिगेशन कंप्लीट कीजिए, बाद में आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पहले तो 0 था, अभी थोड़ा खुलेगा, क्योंकि जैसे 30% डीएमओ का ऑब्लिगेशन था, अभी बोलता है बाद में 20 करेगा। तो मतलब क्या है कि 3000 टन आप लोकल में बेचेंगे तो बाकी का 7000 टन आपको एक्सपोर्ट में अलाउ करेंगे, और उनकी प्रोसीजर आपको टोटली फॉलो करनी पड़ेगी कि यू हैव टू प्रूव दैट यू सोल्ड इन द लोकल मार्केट। तो एक ब्यूरोक्रेसी लेवल है, मगर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहले तो सारा बंद था, तो इसमें तो थोड़ा बहुत तो बाहर निकलेगा माल, तो हो सकता है कि 10-15 दिन में रेगुलाइज भी हो जाए जी। ये जो अभी नई सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो, तो फिर से चालू हो जाएगा। ठीक सर, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में इस खबर पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। गोल्ड का मार्केट करीब करीब 200 रुपए बढ़ चुका है, 51,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। राजीव कपूर जी हमारे साथ हैं ट्रस्ट लाइन के, और रवि दियोरा हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। रवि जी, बहुत संक्षेप में आप बताएं पहले सर कि आज की तेजी पर गोल्ड खरीदें 51,000 के ऊपर। मृत्युंजय जी गोल्ड बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि इसी भी अभी होके चुका है, इससे डॉलर इंडेक्स पे काफी दबाव है और डॉलर इंडेक्स 1 महीने के लो पे चल रहा है, तो मुझे लग रहा है इसका एक सपोर्ट मिलना चाहिए। 51,250 के टारगेट के लिए मेरी खरीद की सलाह है। 50,800 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि इवनिंग सेशन में ये रैली और एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये रैली और बढ़ सकती है, इस पर आप नजर रखें। राजीव जी, चांदी पर आपका व्यू क्या है सर? सिल्वर में आज शाम के लिए ट्रेड? मृत्युंजय जी खरीदारी कर सकते हैं करंट मार्केट रेट पर 61,350 के स्टॉप लॉस से 62,300 के टारगेट के लिए। ओके, तो 62,300 के टारगेट के लिए आपकी राय चांदी में बाइंग की। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रहलाद का, पूछिए प्रहलाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी, मानसून टाइम पर आ रहा है, तो कपूर जी सवाल है सर, ग्वार में कितनी मंदी आ सकती है? हाँ, मानसून ठीक है वक्त पे आ रहा है, लेकिन मानसून के सिर्फ वक्त पे आने से ग्वार में मंदी नहीं आएगी। मानसून वक्त पे आ रहा है, लेकिन राजस्थान में किस तरह से आ रहा है, जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहां पर बारिश कैसी होगी, उसका इम्पैक्ट आपको फिर ग्वार के ऊपर दिखेगा। बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है ग्वार सीट 5800 5850 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक ये सपोर्ट जोन नहीं टूटता है तब तक तो इसमें मंदी मुझे लगता नहीं है कि खासी मंदी आनी चाहिए, और अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक भी करता है तो भी 5700 फिर एक सपोर्ट एरिया है। तो अभी तो फिलहाल मुझे कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि बाजार में 70-80 रुपए की एक तेजी बननी चाहिए, जिसमें बाजार जो है एक बार 6080 तक ऊपर में जा सकता है। ठीक है, आशुतोष मोदी हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, पूछिए आशुतोष जी। सर सिल्वर पे करंट रेट पे क्या करना चाहिए? सिल्वर में? यस सर। अच्छा रवि जी बताइए, बिल्कुल ताजा भाव पर चांदी में आपके हिसाब से ट्रेड? अभी ये लेवल से मुझे लग रहा है कि बाई करके चलना चाहिए। 61,200 का स्टॉप लॉस लगा है और आप ये सिल्वर के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में खरीद कर सकते हैं। अपर साइड 62,500 अगर आपका 2 दिन का नजरिया है तो 62,500, इंट्राडे में 62,300 तक के लेवल्स अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कपिल जुड़ रहे हैं, पूछिए कपिल जी। कपिल आप सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क। कपिल आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा चने और गेहूं पे सवाल है, राय चाहिए थी चने और गेहूं पे। सर एक तो गवर्नमेंट एमएसपी की बात कर रही है कि हम किसान को एमएसपी की गारंटी देते हैं, और सर चना तो 42-43 रुपए मंडियों में बिक रहा है सर, यहाँ एमएसपी आज हमने ये मुद्दा उठाया था इनफैक्ट, लेकिन सवाल ये है कि एमएसपी पर तो सरकार खरीद रही है। हाँ, अब सवाल ये है कि जो लोग एमएसपी पर जो किसान नहीं बेच पा रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, करीब करीब एमएसपी से 20% नीचे मंडियों में चने का भाव है। लेकिन सरकार क्या कर सकती है? एमएसपी का मतलब यही होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिले। सरकार खरीद रही है, हाँ उसकी रफ्तार थोड़ी और अगर बढ़ जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को एमएसपी मिल पाए तो ये एक अच्छी बात होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे सारी फसलों को एमएसपी पर खरीद ली जाए ये मुमकिन नहीं होता है, और लिहाजा आपकी बात ठीक है, जो नहीं बेच पा रहे हैं एमएसपी पर उनको नुकसान हो रहा है। 20% के आसपास नीचे अभी एमएसपी से चने का भाव चल रहा है। नेक्स्ट कॉलर जतिन है, पूछिए जतिन जी। सवाल जीरे और सरसों के तेल पर है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। बताइए राजीव जी, जीरे में, जीरा का तो खैर फ्यूचर ट्रेड है, अभी उसमें क्या किया जाए, और मस्टर्ड ऑयल पर आपका व्यू। संजय जी, जीरा तो मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, अराउंड 21,500 मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर बाजार वहां तक करेक्ट करे तो एक बार खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 21,200, और मुझे लगता है कि जीरा वापस एक बार 22,000 के स्तर को दिखा सकता है। और जहां तक मस्टर्ड का सवाल है, मस्टर्ड के को हम अभी ट्रैक नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर गोपाल गुप्ता है हमारे साथ, पूछिए गुप्ता जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल सिल्वर पे है कि अगले 6 महीने में सिल्वर के नीचे और ऊपर में कहां तक रेट मिल जाएगी? 6 महीने में आप नीचे का लेवल जानना चाहते हैं, ऊपर में चांदी का भाव कहां तक जाएगा ये जानना चाहते हैं, बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, सिल्वर का नीचे में 58,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। मुझे लगता है वो सपोर्ट आसानी से नहीं जाना चाहिए। इस दफा भी बाजार उसके पास से ही लौटा है और अभी 61,500 तक है, और ऊपर में मुझे लगता है 65,500 से 66,000 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा आने वाले समय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर विनोद है, पूछिए विनोद जी। सर मैंने 68,200 में सिल्वर ले रखा है 5 लोट, तो भी क्या करना चाहिए सर, कितना होल्ड करना चाहिए? 68,200 में? हाँ जी सर। ओहो, आपके भाव से मार्केट काफी नीचे है, क्या किया जाए रवि जी? जरूर से थोड़ा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के चलते तो अच्छा होता, बट फिर भी अभी 60,000 के लेवल को एज ए स्टॉप लॉस मान के आप अपने पोजीशन होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि सितंबर से अक्टूबर तक आपको 64,800 से 65,000 तक के लेवल मिलने चाहिए। तो कोई भी उछाल है, आपका लेवल थोड़ा पॉसिबल मुझे कम दिख रहा है, बट फिर भी 65 तक भी लेवल आए तो उसमें से एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके, अगला सवाल इंद्रजीत का है, पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, मेरा सवाल है राजीव जी को, मेरे पास गोल्ड पड़ा है, तो मैं गोल्ड अभी ऊंचा भाव मेरे को अभी जो है तो उसको बेच के सिल्वर पकड़ लूं, वो पूछ रहा था। सिल्वर थोड़ा नीचे है तो मैंने बोला गोल्ड का पैसा सिल्वर में ट्रांसफर कर दूं। हाँ, ये दिमाग तो अपने बढ़िया लगाया है। तो राजीव जी ठीक है क्या ये स्ट्रेटेजी? नहीं, मैं एडवाइस करूंगा गोल्ड में ही रहे, क्योंकि अगर इकोनॉमीज में थोड़ा सा जैसे जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का असर आ रहा है और इकोनॉमीज पे उसका नेगेटिव असर रहेगा, उसका मेन बेनिफिशियल गोल्ड ही रहेगा सबसे पहले। सिल्वर तो उसको बाद में रन अप करेगा, फॉलो करेगा। तो मेरी राय है कि अभी गोल्ड में बने रहे, अगर गोल्ड से सिल्वर में ही शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए।